बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअद्दस सामीन, आज हम फ़िलिस्तीन के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम आलमे इस्लाम के बारे में भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। चूँकि दुनिया की सियासत और जितनी भी कंट्री हैं सब अपना मफाद और फ़ायदा देखती हैं। इसी के पेश नज़र वो दूसरी कंट्री से अपना ताल्लुक़ और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इसी बुनियाद पर वो लोग दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। तो मुअद्दस सामीन, फ़िलिस्तीन की सरज़मी पर आज तकरीबन 7-8 महीना के करीब हो चुका है। तो आज हम आलमे इस्लाम के ताल्लुक़ से इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या आलमे इस्लाम कमज़ोर है जो फ़िलिस्तीन की मदद नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि आलम इस्लाम कमज़ोर है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हम आपको ये जोग्राफियाई लिहाज से हम आपको ये बताएंगे कि आलम इस्लाम कमज़ोर नहीं है, बल्कि इसके पास पावर है। ये फ़िलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट कर सकता है और इसकी मदद के लिए आगे भी आ सकते हैं। जैसे कि ये अमेरिका है जो इज़राइल का खुलकर सपोर्ट करता है और कई मिलियन डॉलर का असलहा इसको इज़राइल को फ़राहम करता है। तो इसी तरीके से आज हम ये समझेंगे कि आलम इस्लाम कमज़ोर कैसे नहीं है। ये बहुत पावरफुल कंट्री हैं आलम इस्लाम में। अब जोग्राफियाई लिहाज से आप ये देखें, ये हमारे सामने ये नक्शा है। सबसे पहले हम ये देखें इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके बीच से आप थाईलैंड और ये हमारा प्यारा भारत है, इसको निकालिए और ये बीच में इज़राइल को निकालिए। ये 2-3 कंट्री ये जो गैर मुस्लिम की हैं, अक्सरियत गैर मुस्लिम की है। जैसे हमारा प्यारा भारत है तो इसमें हमारे हिंदू भाइयों की अक्सरियत है। तो हम अब ये यहाँ से देखें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर उसके बाद हमारा प्यारा भारत है, फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक़, सऊदी अरबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, फिर सोमालिया इधर है। आप ये देख, फिर तुर्की है। ये जो मुसलमानों की इंडोनेशिया से ले कर के ये वाली आप पूरी लकीर देखें, ये समझिए ये मुस्लिम कंट्रीज़ की एक पूरी जंजीर है। यहाँ तक आप देखें, अल्जीरिया तक, फिर उसके बाद मराकश है। तो ये पूरी एक जंजीर है मुस्लिम कंट्रीज़ की। अगर आप देखेंगे तो इधर ये अफ्रीका है, राइट, ये पूरा ये अफ्रीका है और इस साइड आप देखेंगे ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है और इस साइड ये रूस है। ये वाला पूरा कंट्री पूरी रूस है। तो मैंने आपके सामने अभी पेश किया ये बात कि ये इंडोनेशिया से लेकर के अल्जीरिया तक पूरी एक मुस्लिम कंट्रीज़ की एक जंजीर है। अगर ये चाहें तो अफ्रीका को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यूरोप को भी और रूस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनकी एक पूरी जंजीर है मुस्लिम कंट्रीज़ की। और इसके अलावा अगर आप देखें, जो समुद्री जहाज़ एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री में वो सामान फराहम करते हैं, ये पेट्रोल है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं। तो आप इसमें देखेंगे गल्फ़ ऑफ एडन, यहाँ आप देखें, ये अरब कंट्री का दरवाज़ा समझा जाता है। अगर एशिया से कोई भी बहरी जहाज़, पेट्रोल या दीगर चीज़ें, कोई भी सामान समुद्री रास्ते से अगर वो अरब कंट्री में इंटर करना चाहता है तो सबसे पहले इस इलाके को पार करना होगा। और इस इलाके पर कौन लोग काबिज़ हैं? ये यमन है और सोमालिया है और जिबूती है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो इनकी मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। तो ये 3 कंट्री का इस पर कब्ज़ा है जो अरब कंट्री का दरवाज़ा समझा जाता है। अगर कोई भी जहाज़, समुद्री जहाज़, ये रेड सी यानी उर्दू में इसको बहर अहमर कहते हैं, अगर कोई भी जहाज़ इस इलाके में रेड सी में, ये देखिए आप छोटा सा लिखा है, अगर इसमें इंटर करना चाहता है तो ये लोग टैक्स वसूल करते हैं। ये इनकी ख़ुद बंदरगाह भी है। आप देखेंगे यहाँ
ये एक बरबरा है, बरबरा, ये आप देख रहे हैं, ये एक बंदरगाह है, ये सोमालिया की बंदरगाह है। और एक और बंदरगाह है, ये बोसासो। ये 2 बंदरगाहें हैं, ये जो सोमालिया में हैं। तो जितने भी जहाज़ जाते हैं यहाँ पर वो सामान उतारते हैं। और कौन टैक्स वसूल करता है? ये सोमालिया टैक्स वसूल करता है। और यमन की एक बंदरगाह है अडन, अडन करके, जिसको उर्दू में या अरबी में अदन कहते हैं। यहाँ एक बंदरगाह है, यहाँ पर जहाज़ उतरता है और सामान सप्लाई करता है। और ये सामान इधर ये पूरे अरब कंट्री में सामान को फ़राहम किया जाता है। और ये सामान लाने वाले इधर से आप देखें, इंडिया से या पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या इसके अलावा जितने भी लोग अगर अरब कंट्री में कोई सामान भेजना चाहते हैं समुद्री रास्ते से, तो वो लोग इस गल्फ़ ऑफ एडन को पार करना होगा, तब जा कर के इनका सामान अरब कंट्री में सप्लाई होगा। अगर आप देखें इसके आगे, ये मिस्र है और ये है नहर सुएज़, बहुत मशहूर नहर है। अगर कोई भी सामान एशिया से जाता है और वो यूरोप भेजना चाहता है, तो सबसे पहले ये बहरे अहमर यानी रेड सी से हो करके, ये मेडिटेरेनियन सी है जिसको उर्दू में बहर मुतवस्सित या अरबी में बहरुल मुतवस्सित कहा जाता है। तो यहाँ से रेड सी से हो करके इसको इस इलाके को इंटर करना होगा। और इस इलाके को इंटर करने के लिए कौन टैक्स वसूल करता है? ये मिस्र टैक्स वसूल करता है। अब ये खुद सोचें कि अगर हम कोई भी कारोबार करते हैं तो हम सबसे पहले मटेरियल लाते हैं, उसके बाद हम कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखें मिस्र के पास ये नहर सुएज़ है, इसको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बैठे बैठे खुद ये लोग टैक्स वसूल करते हैं। जितने भी बहरी जहाज़ इस रास्ते पर यहाँ से अगर वो लोग, ये यूरोप है पूरा, यूरोप जाना चाहते हैं तो इस इलाके से रेड सी से हो करके मेडिटेरेनियन सी में दाखिल होंगे। फिर यहाँ से ये लोग पूरे यूरोप कंट्री में सामान सप्लाई करते हैं, खा वो तेल हो या इसके अलावा दीगर चीज़ें हों। तो मैंने आपके सामने ये बात अर्ज़ कर दी है कि नहर सुएज़ बहुत अहमियत के हामिल है आलमी तिजारत के मैदान में। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये तिजारत को कंट्रोल करता है, ये नहर सुएज़। आप देखेंगे इसकी तारीख़ के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। नहर सुएज़ का जो उत्तरी हिस्सा है, आप ये देखें, यहाँ पोर्ट सईद कहलाता है। जैसे अगर कोई यूरोप से आता है, ये आप निशान, ये वाला, ये पोर्ट सईद कहलाता है। और इधर का जो इलाका है, ये वाला दक्षिण वाला इलाका, आप देखेंगे इसको पोर्ट सुएज़ कहा जाता है। ये सुएज़ के ही नाम पर है। एक मिनट। बहरहाल मैंने ये बताया कि दोनों ये बंदरगाहें हैं। एक तरफ ये पोर्ट सईद कहलाता है और देखिए इस पर ये सुएज़, पोर्ट सुएज़ कहलाती है। और ये 1869 ईस्वी में नहर की तामीर से कब्ल इस इलाके पर, ये नहर सुएज़ जो कहलाती है, ये हक़ तो मिस्र का था, लेकिन इस इलाके पर अमेरिका और फ्रांस का कब्ज़ा था। मगर जमाल अब्दुल नासिर ने बहुत समझिए कि इस मैदान में उनकी बहुत बड़ी खिदमत है मिस्र वालों के लिए, कि उन्होंने नहर सुएज़ को अमेरिका है या फ्रांस से वो ले करके ये मिस्र की गवर्नमेंट या मिस्र की जो वहाँ की रहने वाले बाशिंदे हैं उनकी मिल्कियत करार दिया। और यहाँ पर जितना भी टैक्स वसूल किया जाता है सब मिस्र के कब्ज़े में जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे इससे पहले 1869 ईस्वी में नहर की तामीर से कब्ल इस इलाके से जितने भी समुद्री जहाज़ जाते थे, वो अगर उधर से यूरोप से आते थे तो यहाँ पोर्ट सईद पर सामान उतारते थे। और ये सड़क के रास्ते से, ये नहर उस वक्त नहीं बनाई गई थी, ये बाद में बनाई गई है। तो यहाँ से सड़क के ज़रिए से ये यहाँ पर सामान लाया जाता था, वहाँ से समंदर से जहाज़ ने उतारा, वहाँ से वो ट्रक या दीगर किसी भी चीज़ पर सवार किया जाता था और वहाँ से बज़रिए सड़क
लेकर आते थे और यहाँ पे सुइस जो बंदरगाह है यहाँ पर रखते, फिर यहाँ से बहरे अहमर यानी रेड सी से होते हुए फिर एशिया में इस सामान को फराहम किया जाता, और अगर एशिया से कोई सामान जाता तो रेड सी से होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी में दाखिल होता, फिर यहाँ से दूसरी कंट्री सप्लाई किया जाता। तो बहरहाल मैंने ये बताया कि देखिए मिस्र ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ 99% मुसलमान आबाद हैं, और जो अक़लियत में है यानी माइनॉरिटी जिसकी है वो ईसाई मज़हब की है। तो देखिए इनके पास कितना पावर है, अगर ये चाहें तो यूरोप को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो जिसमें मिस्र का नुकसान हो या किसी मुसलमान या किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हों, तो ये लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये समुद्री जहाज़ का रास्ता ये बंद करवा सकते हैं। पहले मैंने अभी आपके सामने बताया है कि इस पर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का कब्ज़ा था, मगर जमाल अब्दुल नासिर ने बहुत बड़ा काम किया मिस्र वालों के हक़ में कि इन्होंने इन लोगों अमेरिका है, फ्रांस है या ब्रिटेन का जो कब्ज़ा था इनसे छीन करके ये मिस्र की मिल्कियत करार दिया, और उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ मिस्र वालों का ही हक़ है, दूसरे लोगों का इस पर हक़ नहीं है, जिसकी बुनियाद पर यूनाइटेड नेशन ने इसको कबूल भी कर लिया था। और उन्होंने कहा कि ये मिस्र के ही अंडर में रहेगी और जितने भी टैक्स वसूल किए जाएंगे ये मिस्र वालों ही के हक़ में या कब्ज़े में पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ से जहाज़ की जो आमदोरफ्त है ये इसकी तादाद क्या है, तो स्विस कैनल अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा एक आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2020 ईस्वी में यहाँ से जो समुद्री जहाज़ या बहरी जहाज़ गुज़रे हैं उनकी तादाद 19,311 बताई जाती है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 ईस्वी में 19,311 जहाज़ इस रास्ते से गुज़रे हैं, यानी नहर स्विस से होते हुए यूरोप कंट्री या फिर रूस है इस इलाके में वो गए हैं। फिर अगर जिसकी मजमूई तादाद अगर इसके आमदोरफ्त हुई थी, जिसकी मजमूई तादाद अगर तमाम वो जहाज़ को मिलाया जाए तो इसकी मजमूई तादाद 121 करोड़ टन कार्गो की तजारत हुई थी इसी रास्ते से, नहर स्विस के रास्ते से। आप ख़ुद ये सोचें कि जब इतने 121 करोड़ टन कार्गो की तजारत हुई है तो आप सोचें कि इस मिस्र का कितना फ़ायदा हुआ होगा और मिस्र ने कितने टैक्स वसूल किए होंगे। फिर उसके बाद अगर यही सन 2020 ईस्वी में ये 19,000 थी, लेकिन आप देखेंगे कि सन 2022 ईस्वी में कुल जहाज़ की तादाद 23,583 शुमार की गई है, जो सुइज़ नहर से एक साल में गुजरे हैं। इस लिहाज से अगर इसका यौमिया देखा जाए कि एक दिन में, अगर साल भर में इतने जहाज़ गुजरे हैं तो अगर एक दिन में देखा जाए तो इनकी तादाद 60-70 के करीब पहुँचती है। तो आप खुद सोचें कि ये लोग या मालो दौलत इनके मिस्र के अंडर में आती है और मिस्र इतना ज़्यादा टैक्स वसूल करता है, तो इससे इसकी इकोनॉमिक इनकी मईशत इतनी मजबूत होती है जिसकी बुनियाद पर ये लोग आलमी लेवल पर या आलमी मैदान में ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ये रिपोर्ट ये बताई गई है कि ये आलमी तिजारत का तकरीबन 12% बनता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो कारोबार किया जाता है, जो आमदोरफ्त की जाती है, नहर स्विस में जो आमदोरफ्त की जाती है पूरे वर्ल्ड का 12% बनता है। और ये आलमी मईशत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है ये नहर स्विस। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं जिन अशिया की तजारत इस नहर के ज़रिए की जाती है उनमें सबसे नुमाया तेल है, यानी स्विस कैनाल अथॉरिटी के अंदाजे के मुताबिक यहाँ से ख़ाम तेल के तकरीबन 20 लाख बैरल यौमिया गुजरते हैं। यानी बैरल एक जैसे हमारे यहाँ मिट्टी का तेल जिस डब्बे में रखा जाता था वो बड़ा जो होता था उसी तरह का एक डब्बा होता है बैरल, तो 20 लाख बैरल यौमिया गुजरते हैं इस रास्ते नहर स्विस के रास्ते से। खुलासा यही है कि इस रास्ते से आम तौर पर जिस चीज़ की तजारत की जाती है या जिस चीज़ का कारोबार किया जाता है उसमें ख़ास तौर पर यही तेल होता है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये मिस्र जो है ये इजिप्ट, अंग्रेज़ी में है इसको इजिप्ट कहते हैं, तो कदीम मिस्र यहाँ पर पहले जिन लोगों का कब्ज़ा था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग इस पर काबिज़ थे, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाने शुरू कर दिए और मिस्र की मुकम्मल तौर पर मुस्लिम अक्सरियत मेजॉरिटी यानी मुस्लिम मेजॉरिटी की बन गई। मगर आज भी मिस्र में ईसाई पाए जाते हैं, लेकिन वो अक़लियत में है, माइनॉरिटी है उनकी ईसाइयत की। और इसके अलावा अगर मिस्र के ताल्लुक़ से इजिप्ट के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करें कि यहाँ की इकॉनमिक या मईशत
किस बुनियाद पर होती है, यहाँ किन चीज़ों को ज़्यादा जैसे फ़रोग़ दिया जाता है। तो इसमें आमतौर पर पेट्रोल है, गैस है, सूती धागा या कपड़ा या कॉटन का जो कपड़ा है, ये तमाम चीज़ें इजिप्ट में ज़्यादा इसमें कारोबार के मैदान में ज़्यादा फ़रोख्त की जाती हैं। फिर उसके अलावा ये तो हो गया, पहले हमने आपके सामने ये पेश किया कि गल्फ़ ऑफ एडन है, ये जो अरब कंट्री का दरवाज़ा समझा जाता है। अगर इसी गल्फ़ ऑफ एडन पर अगर कोई गैर मुस्लिम काबिज़ होता या कोई ऐसी कंट्री होती जो बहुत ज़्यादा जैसे जुल्म व सितम ढा रहे हों किसी पर, अगर ये लोग कोई गैर मुस्लिम, जैसे हम ख़ास तौर पर आलम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस पर अगर यमन है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, तो अगर इसके अलावा ये तीनों कंट्री मुसलमान हैं, 95% से ऊपर मुसलमान यहाँ आबाद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम यहाँ आबाद होता तो आप खुद सोचें कि यहाँ इजिप्ट है, सूडान है, सऊदीया, इराक़ है, सीरिया है, फिर लीबिया है, अगर इस रास्ते से अगर इन लोगों को सामान फ़राहम करना होता तो जितने भी टैक्स वसूल किए जाते ये गैर मुस्लिम के कब्ज़े में जाता है। लेकिन ये देखिए आलम इस्लाम कितने मजबूत हैं, जितने मुस्लिम कंट्री इतनी पावरफुल हैं कि इनका यहाँ कब्ज़ा है, जिसकी बुनियाद पर ये आलमी पैमाने पर या आलमी इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार के मैदान में ये बहुत कुछ करने के काबिल हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, नहर सुएज़ हो गई, फिर ये गल्फ़ ऑफ एडन हो गया। अब उसके बाद हम बॉस्फोरस के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। हम इस वीडियो में यही बताना चाहते हैं कि आलम इस्लाम कमज़ोर नहीं है। अगर ये लोग चाहते तो फ़िलिस्तीन की मदद कर सकते थे। जिस तरीके से अमेरिका है जो इज़राइल का कई मिलियन डॉलर में असलहा फ़राहम करता है, यानी हथियार फ़राहम करता है। लेकिन अगर आप ये देखें, इंडोनेशिया से लेकर के ये इंडोनेशिया है, फिर ये हमारा प्यारा भारत है, फिर उसके बाद एक इज़राइल है, ये गैर मुस्लिम सिर्फ 2 कंट्री हैं, थाईलैंड भी है। तो इन लोगों को अगर निकाल दिया जाए, देखिए ये पूरी एक जंजीर है। इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक़ है, तुर्की है, इजिप्ट है, सूडान है, सऊदीया है, लीबिया है, अल्जीरिया है, फिर उसके बाद ये इधर देखिए सोमालिया है, फिर उसको मराकश है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सब के सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब हम तुर्की के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करते हैं। ये है तुर्की, ये और इस्तांबुल है, और यहाँ की जो खाड़ी है इसको बॉस्फोरस कहा जाता है। ये आप देखें, ये है पतली सी आप नहर देख रहे हैं, ये बॉस्फोरस है। अब आप थोड़ा सा ऊपर से देखिए, ये यूरोप है, और ये पूरा इलाका एशिया है, ये रूस है। अगर रूस को यूरोप कंट्री जाना है तो वो इस इलाके को बगैर इंटर किए रह ही नहीं सकता। वो इस इलाके को पार करके तभी यूरोप जा सकता है जब वो इस इलाके को पार करे। और अगर ये एशिया के लोग ये गल्फ़ ऑफ एडन को पार करते हैं, फिर उसके बाद ये रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, फिर ये देखिए ये ब्लैक सी, बहुत छोटे में लिखा है ये ब्लैक सी। तो कह रहे हैं कि इधर से अगर एशिया से कोई जाता है तो मेडिटेरेनियन सी में होते हुए ब्लैक सी में जाता है, फिर यहाँ से रूस है, यूरोप कंट्री जाता है। आप इसके बारे में देखें कि ये जो तुर्की की बॉस्फोरस एक ऐसी खाड़ी है जो तुर्की के यूरोपीय हिस्से, ये वाला जो हिस्सा है, ये आप ब्लैक वाली लकीर देख रहे हैं, ये तुर्की का यूरोपीय हिस्सा है। ये आधा ये यूरोप में आता है, आप देखें, ये आधा यूरोप में आता है। इसके अलावा जो नीचे का हिस्सा है ये एशिया में आता है। तो ये वाला हिस्सा यूरोप में है और बाकी सब एशिया में है। ये समझिए कि ये भी इंटरनेशनल लेवल पर बहरी जहाज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया के सबसे तंग ये खाड़ी है, जो मेडिटेरेनियन सी है, ये वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा है मेडिटेरेनियन सी, और ये है ब्लैक सी। दोनों को जोड़ने के लिए यही बॉस्फोरस है। जितने भी जहाज़ जाते हैं सबका टैक्स कौन वसूल करता है? ये तुर्की वसूल करता है। और ये देखिए इसकी लंबाई जो है ये वाली, ये 30 किलोमीटर लंबी है। इसके दोनों तरफ 13 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले शहर इस्तांबुल की आबादी है। यहाँ दोनों तरफ ये वाला जो यूरोप वाला हिस्सा हो गया और इस साइड हो गया। इस्तांबुल में तकरीबन 13 मिलियन से ज़्यादा लोग आबाद हैं। इसका जो महल्ले वक़ू है, ये जो जगह इसकी है, ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि ये रूस को भी कंट्रोल कर सकता है, यूरोप को भी कंट्रोल कर सकता है,
और एशिया को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई रूस से सामान लेकर के या पेट्रोल ये रूस अगर फ़रोख्त करना चाहता है, एशिया में यूरोप भेजना चाहता है, तो वो तुर्की को टैक्स देगा। तब इसके जहाज़, बहरी जहाज़ यहाँ से गुज़र करके ये बहरी जहाज़ यहाँ से गुज़र करके ये यूरोप जाएंगे और इधर से गुज़र करके इसमें आएंगे रेड सी में, इधर रेड सी में आएंगे, फिर यहाँ से गुज़रते हुए एशिया में आएगा। तो ये भी महल वक़ू के एतबार से बास्फोरस की अहमियत हमेशा से रही है। आप अगर इसकी तारीख़ को देखेंगे, ये है इटली। बहुत पहले ज़माने में यहाँ का जो बादशाह था कुस्तुनतीन, उसने अपना जो शहर आबाद किया था वो इसी इस्तांबुल में आबाद किया था। चूँकि ये इलाका इतना अहमियत का हामिल है कि उस ज़माने का जो बादशाह था इटली का, यानी रूम, उस ज़माने में, पहले ज़माने में इटली का नाम रूम था, तो रूम का जो बादशाह था कुस्तुनतीन, उसने इस्तांबुल, जो जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, तो उसने जो शहर आबाद किया था उसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। और इसी कुस्तुनतुनिया को 21 साल नौजवान ने, सुल्तान मोहम्मदुल फ़ातिह ने फ़ैसला कर लिया था कि या तो कुस्तुनतुनिया मुझे लेगा या मैं कुस्तुनतुनिया को ले करके रहूँगा। उन्होंने जब इसको फ़तह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 750 साल बाद का वाक़या है। इन्होंने, सुल्तान मोहम्मदुल फ़ातिह ने इसी इस्तांबुल को फ़तह किया था। और इसकी अहमियत के पेश नज़र ये जो इटली का बादशाह था उस ज़माने में कुस्तुनतीन, उसने अपने इलाके को छोड़ करके इस इलाके को अपना मस्कन बनाया और उसने यहाँ एक शहर आबाद किया जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, लेकिन अब मौजूदा ज़माने में इस्तांबुल कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर आप इसके जहाज़, जितने भी समुद्री जहाज़ हैं जो गुज़रते हैं, अगर इसके मुताल्लिक डेटा देखा जाए कि कितने जहाज़ गुज़रते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात अर्ज़ कर देना मुनासिब समझते हैं कि यहाँ हर साल दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। जितने भी जहाज़ गुज़र रहे हैं, आने वाले साल में इसकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। कि अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खाड़ी से गुज़रने वाले जहाज़ों की तादाद 48,000 के करीब है, जो कि सुएज़ नहर से गुज़रने वाले जो जहाज़ हैं उसका 2 गुना या 3 गुना है। तो आप ये देखें कि इतनी भारी तादाद में यहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं, तो और यहाँ का टैक्स कौन वसूल करता है? तुर्की वसूल करता है। और ये सिर्फ किसी एक कंट्री का टैक्स वसूल नहीं करता है। आप देखें ये पूरा रूस है और ये पूरी यूरोप कंट्री है। यहाँ देखें यूनाइटेड किंगडम है, जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, यूक्रेन है। आप देखेंगे कि जब रूस और यूक्रेन में जंग हुई थी तो तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने इसको रूस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी रूस के समुद्री बहरी जहाज़ थे उस पर बैन लगा दिया था कि ये लोग इस रास्ते से, बास्फोरस से, न वो एशिया जा सकते हैं और न यूरोप जा सकते हैं। उस पर पाबंदी लगा दी थी और उनका मकसद ये था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन कायम किया जाए। ये जो यूक्रेन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा इलाका, पूरे इलाके में अमन व अमान कायम करने के लिए रजब तय्यब एर्दोगान साहब ने रूस के जितने भी जहाज़ थे उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो देखिए तुर्की इस कदर, या बास्फोरस की अहमियत इतनी इस कदर ज़्यादा है कि रूस को भी कंट्रोल करता है और ये यूरोप कंट्री को भी कंट्रोल करता है। तो मैंने अभी आपके सामने ये बात पेश की है कि 48,000 के करीब साल भर में यहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं। और अगर हम देखें यहाँ से जिस चीज़ की सप्लाई की जाती है, मैंने आपके सामने ये अभी बात अर्ज़ कर दी थी कि मिस्र की जो यहाँ खाड़ी है, यहाँ से जितने भी जहाज़ दूसरी कंट्री में जो सामान सप्लाई करते हैं उसमें ज़्यादातर तेल है। तो और यहाँ जो तुर्की का जो बास्फोरस है, यहाँ भी जितने भी समुद्री जहाज़ हैं वो दूसरी कंट्री जाते हैं, जो सामान लेकर के जाते हैं, इसमें ज़्यादातर तेल ही की सप्लाई की जाती है। और यहाँ तकरीबन 3 मिलियन बैरल है, यानी यौमिया यहाँ से प्रतिदिन तेल की जो सप्लाई की जाती है तकरीबन 3 मिलियन बैरल, यानी जो पेट्रोल का जो उस पर जहाज़ पर जो डब्बा रखा जाता है वो 3 मिलियन बैरल है। इसके अलावा कई टन जो दीगर चीज़ें हैं वो इस रास्ते से दूसरी कंट्री में फ़रोख्त की जाती हैं। तो मैंने अभी आपके सामने ये बात पेश कर दी कि देखिए इजिप्ट है और तुर्की है, इन लोगों का
ये यूरोप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रूस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो मुल्क है, जो कंट्री है, इसकी जगह जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये इधर यूरोप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अफ्रीका को भी और रूस को भी और एशिया को भी। और ये तो हमने आपके सामने जोग्राफियाई लिहाज से ये सब चीज़ें पेश की हैं। अगर आप देखेंगे कि जितने भी अरब कंट्री हैं, सबके यहाँ पेट्रोल निकलता है। ये लोग इतने मालदार लोग हैं कि यहाँ का जो कारोबार है वो सब के सब तेल पर निर्भर है। आप देखेंगे कि ये ज़रबुल मसल भी है कि दुनिया में बात मशहूर है कि जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पेट्रोल है। तो देखिए आप ईरान में सबसे पहले आप लीजिए कि यहाँ जो तेल सप्लाई करता है वो यहाँ से ले करके अमेरिका तक और फिर भारत है या इसके अलावा बहुत सी कंट्री में तेल को सप्लाई करता है ईरान सप्लाई करता है। फिर उसके बाद ये सऊदी अरबिया है, ये सब पेट्रोल में मशहूर हैं। तो एक तो आप देखेंगे कि इनके खुद मुल्क में कोई भी मटेरियल इनको लगाना नहीं है, खुद ज़मीन से पेट्रोल निकल रहा है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक और मईशत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। आप देखेंगे इराक़ है, ईरान है, फिर तुर्की है, इजिप्ट है, ये सब के सब, लीबिया है, अल्जीरिया है, फिर सऊदीया है, यमन है, ये तमाम कंट्री जो हैं मुस्लिम कंट्री, सब के सब पेट्रोल पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल का कारोबार करते हैं। ये तुर्की भी इधर एशिया में वो पेट्रोल सप्लाई करता है, सऊदीया भी, और ईरान जो है अमेरिका है, फिर उसके बाद यूरोप कंट्री है, भारत है, इन तमाम कंट्री में ये पेट्रोल सप्लाई करता है। तो मैंने अभी आपके सामने जितने बातें पेश की हैं, तो मेरा मकसद यही है कि ये लोग मुसलमान जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये लोग अगर चाहें तो फ़िलिस्तीन की मदद कर सकते हैं, खा वो हथियार सप्लाई करने के ताल्लुक़ से हो या वो उनके जैसे वो खाने पीने की अशिया हों या दीगर चीज़ें जो ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसको भी ये लोग फ़राहम कर सकते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो चूँकि ये मुस्लिम कंट्री हैं, इसमें आपस में इत्तेहाद भी नहीं है। एक बड़ा मसला ये भी है। आप देखेंगे कि ईरान है, इराक़ है, ये सुन्नी शिया का इख्तलाफ है, जिसकी बुनियाद पर सऊदीया है, ईरान है, इराक़ है, ये लोग मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद मिस्र में क्या हुआ था, जब खिलाफत उस्मानिया थी तो जितने भी मुस्तशरिकीन थे, यूरोप के लोग थे, बड़े बड़े मुहक्किकीन जो थे, सियासी आदमी जो थे, उन्होंने अरब कौमियत का नारा दिया और मुसलमानों और ये तुर्कों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया और आलमी इस्लाम को तक़सीम किया। ये सब चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये लोग मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये लोग मुत्तहिद हो जाएं, देखें आप, ये पूरी एक मुस्लिम कंट्रीज़ की एक जंजीर है जो अफ्रीका को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यूरोप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं हैं। और इससे पहले भी जो इख्तलाफात हुए, मैंने अभी आपके सामने पेश किया है कि अरब कौमियत की बुनियाद पर उन्होंने नारा दिया कि वो आलम इस्लाम की जो लोग क़यादत कर सकते हैं, ये अंग्रेज़ लोगों ने ये अरब कंट्री के दिलों में ये बात बैठाई कि आलम इस्लाम की क़यादत करने का हक़ तुम ही लोग रखते हो, अरब कंट्री वालों से उन्होंने कहा। और इनका मकसद ये था कि आलम इस्लाम को तक़सीम किया जाए। चूँकि तुर्की लोग जो आजम के लोग थे, तो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया और इनको तक़सीम किया। तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल हम फ़िलिस्तीन के हक़ में यही दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमास के मुजाहिदों की मदद फरमा और वहाँ की मुसलमानों की मदद फरमा, हमारी माओं और बच्चों और बहनों की हिफाजत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।